जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हमने खत्म किया था IFRS 15। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा प्लीज। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो करें प्लीज। ओके, ये पास पेपर की एग्जांपल आज शुरू करते हैं हम। ये टोटल 8 एग्जांपल्स आपकी बुक में, बाकी पास पेपर से करेंगे इंशाल्लाह। पहली एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, परवेज लिमिटेड। जरा स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लें। जी, मीनवाइल को क्वेश्चन करना है तो प्लीज कर सकते हैं आप लोग। चले जी, स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह। 7 स्क्वायर तो हो ही गया। ये जी पहला क्वेश्चन। Parvez Limited. The following transaction took place at Parvez Limited. First, on 5th March 2017, PL sold goods to bank for 18 million cash and agreed to repurchase goods for 19 million cash on 5th July 2017. The goods will be shifted to storage facility under the bank control and security. ठीक है, बेसिकली ये जो इसको हम कहते हैं सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। ये जो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है, इसके अंदर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता गुड्स का। ठीक है, ये असल में आप लोन ले रहे हो बैंक से, इन अदर वर्ड्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, यानी इन्वेंट्री को प्लेज करवा कर आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हो। आप 18 मिलियन का सिंपली आप लोन ले रहे हैं और 19 मिलियन आप वापस करेंगे, तो 1 मिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। इसलिए ये याद रखना है कि सेल और रीपरचेज एग्रीमेंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता, ये सेल नहीं होती, इसका नाम जरूर होता है एग्रीमेंट का, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या लिखेंगे एग्जांपल 1 में, नंबर 1 इसको सामने रखिएगा। 5th मार्च को आप सेल कर रहे हो गुड्स, ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज सिंपली a sales and repurchase agreement repurchase agreement which clearly states, yeah, whose economic substance indicates that
control of the goods shall not be transferred to bank. ठीक है जी, पहले तो आपने इस एग्रीमेंट के मुतालिक थोड़ा सा बता देना है कि ये होता क्या है सेल और रीपरचेज। जैसे मैंने आपको लिखा, ये इसका इकोनॉमिक सब्सटेंस हमें यही बताता है कि कंट्रोल जो है गुड्स का वो ट्रांसफर नहीं किया आपने बैंक को। तो आप लिखोगे कि द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, अमाउंट रिसीव्ड of rupees 18 million shall be treated as loan taken from bank and payment of 19 million represents या shall represent principal repayment of loan of rupees 18 million along with interest of rupees 1 million. आखिरी लाइन में आप सिंपली लिख दें कि रेवेन्यू in this agreement cannot be recognized. Cannot be recognized. ये जरा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है क्वेश्चन, और आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, क्यों रिकॉर्ड होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा तो उसकी रीजन क्या है। अब अगर इसकी एंट्रीज की तरफ आए, अगर वैसे तो मांगी नहीं हुई है एंट्रीज, लेकिन अगर एंट्रीज मांगे तो इसकी एंट्री क्या करोगे। देखो 5 मार्च को 5 मार्च 17 को आपने जब लोन लिया, ये इसको लोन ट्रीट करेंगे तो आप बैंक डेबिट कर देंगे और बैंक लोन क्रेडिट कर देंगे बाय 18 मिलियन। और जिस दिन मैं इसको रीपे करूंगा 5 जुलाई को, assuming it is in the same accounting year, ठीक है, तो बैंक लोन में डेबिट करूंगा 18 मिलियन से प्रिंसिपल रीपेमेंट, और 1 मिलियन का इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट 1 मिलियन, और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 19 मिलियन की हमने पेमेंट कर दी। ये सिंपल एग्रीमेंट है, ठीक है जी। सेकंड एग्रीमेंट देखें, नंबर 2। On 31st March, PL's car manufacturing division consigned several vehicles to independent dealers for sale to third party. अच्छा, आपने कंसाइन किए हैं, कंसाइनमेंट भेजी है सेवरल व्हीकल्स की एक इंडिपेंडेंट डीलर को, ताकि वो सेल कर सके थर्ड पार्टी को। सेल्स प्राइस टू द डीलर इज PL's लिस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ सेल्स टू द थर्ड पार्टी। जिस दिन वो सेल करेगा उस दिन को जो लिस्ट प्राइस होगी वो सेल्स प्राइस होगी। If vehicle is not sold, is unsold या not sold after 6 months, dealer has a right to return the vehicle to PL within next 15 days. यानी उससे अगले 15 दिन में वो व्हीकल को वापस करेगा।
ठीक है, अब बेसिकली अब इस पूरे एग्जांपल में इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट भी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आप जब गुड्स सेंड करते हो उस पार्टी को, बेसिकली वो एजेंट होता है आपका, उस एजेंट को जब आप बेचते हो तो वो सेल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ द गुड्स जो है वो हमारे पास ही होता है, यानी कार्स उसके शोरूम में है लेकिन कार्स जो है वो हमारा ही इन्वेंट्री में शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ आपने एग्रीमेंट ये किया है कि वो सेल करेगा थर्ड पार्टी को। अब सवाल ये है कि मैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? वेरी सिंपल, व्हेन द कंट्रोल ऑफ द गुड्स, कंट्रोल ऑफ द कार विल बी ट्रांसफर्ड। और वो कब ट्रांसफर होगा? व्हेन इट इज सोल्ड टू थर्ड पार्टी। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसमें हम अब मैं हर एक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें बेसिकली अगर हम देखें द कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले वो जो वही 5 पॉइंट में अगर मैं माइंड रखूं तो उसको कैसे लिखूंगा? द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन, अब किन किन पार्टीज के दरमियान है? परवेज लिमिटेड और सेकंड डीलर, नाम नहीं दिया हुआ तो और हम लिख देंगे एंड डीलर, on the terms of selling the cars to third party or return the goods, return the cars to PL after 15 days if unsold within 6 months. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेकंड आ जाए। सेकंड हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो उसके मुताबिक मैं लिखूंगा देयर विल बी ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देयर शैल बी single performance obligation which shall be completed, या which shall meet when car will be sold to third party by dealer। यानी जिस दिन डीलर सेल कर देगा थर्ड पार्टी को उस दिन जो है ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन प्राइस पढ़ी थी, उसके मतलब लिखेंगे द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाती, तो ये आप थोड़ा सा बता देंगे कि ये आप डिटेल्स कैसे लिख रहे हैं, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आ रही है। देखें, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए हैं और इसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी ये हम पहला केस पढ़ा हमने जिसमें परचेज एंड रीसेल एग्रीमेंट, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है, उसके थ्रू आपकी गुड्स सेल नहीं होती जिस दिन आप लोन लेते हो यानी सेल करते हो। बेसिकली ये सिंपल एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। मैंने लोन लेना है, मैंने बैंक से, बैंक में अपनी इन्वेंट्री को प्लेज करवा लूंगा, बैंक लोन दे देगा और उसके बाद मैं एग्रीमेंट कर लूंगा जी मैं इतने महीनों के बाद आपसे रीपरचेज कर लूंगा।
ये आमतौर पे शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है और 3 महीने के बाद फिर मैं उसको परचेज कर रहा हूँ। देखिए मार्च को हमने सेल किया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, 4 मंथ के बाद एग्रीमेंट के मुताबिक मैं उसको 19 मिलियन पे करके वो गुड्स दोबारा बाय कर लूंगा। तो लिहाजा जब मैंने गुड्स सेल की थी उस वक्त कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ था। यही चीज मैंने यहाँ पर सारी एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, मैंने सिर्फ ब्रीफली आपको बता दी है, बाकी आप इसको इजीली पढ़ लीजिएगा कि कैसे मैंने लिखा है। जहां तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, ये कंसाइनमेंट के, अब मैंने दूसरा तरीका बताया है लिखने का, ठीक है। देयर वी कैन राइट इन डिफरेंट वेज। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वो जो 5 पॉइंट है उस पर मैं आया, मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन पीएल एंड डीलर ऑन द टर्म्स ऑफ सेलिंग द कार्स टू थर्ड पार्टी और रिटर्न द कार टू पीएल आफ्टर 15 डेज इफ अनसोल्ड विद इन 6 मंथ्स। और ये क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है कि अगर डीलर जो है वो 6 मंथ में सेल नहीं करेगा तो उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स वापस कर दे, वो कार्स हमें वापस कर दे, लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर वापस करेगा। अगर वो 15 डेज के अंदर वापस नहीं करता तो यकीनी बात है फिर वो हमारी तरफ से सेल हो जाएगी, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी डीलर को, चाहे वो थर्ड पार्टी को सेल करे या ना करे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बड़ा सिंपल है, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये याद रखना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस होता है जिसके फुलफिल होने पर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि जिस वक्त मैंने गुड्स डीलर को भेजी है उस वक्त वो सेल नहीं है हमारी, क्योंकि वो गुड्स हमारी हैं, क्योंकि एग्रीमेंट ये है कि वो वापस भी कर सकता है 6 मंथ में, उसके पास राइट है। अगर वो सेल नहीं होती तो वो वापस करेगा। तो उस सूरत में मैं रेवेन्यू उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना हो। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरा क्या बन रहा है, वेरी सिंपल। मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि जब वो गुड्स जो है या कार्स जो है वो थर्ड पार्टी को सेल कर देगा डीलर। अब उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस भी इस क्वेश्चन में दी हुई है, वो कह रहा है कि जो प्राइस जो होगी वो लिस्ट प्राइस होगी थर्ड पार्टी को ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन वो डीलर थर्ड पार्टी को सेल करेगा उस दिन जो प्राइस होगी लिस्ट प्राइस, वो उसकी प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी द लिस्ट प्राइस at the date of sales to third party। जिस दिन थर्ड पार्टी को सेल होगी उस दिन जो लिस्ट प्राइस होगी वो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। चौथा स्टेप हमने पढ़ा था कि एलोकेशन। एलोकेशन वहां की जाती है जहां एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। यहाँ तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, देयर इज नो नीड टू एलोकेट द प्राइस। तो लिहाजा अब एंड पे लिखेंगे व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ दो कंडीशन में लिखूंगा, द रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड when performance obligation shall meet, yani mean that is car sold by a dealer to third party लेकिन अब मैं उसकी तरफ आऊंगा, वो 15 डेज वाली जो कहानी उस क्वेश्चन में दी हुई है कि 15 डेज का उसने टाइम दिया है कि आप उसको वापस कर सकते हो अगर 6 मंथ में सेल नहीं होती, ठीक है। तो इससे आगे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। हाउएवर if cars will not be sold in 6 months, then dealer has a right to return the goods
या रिटर्न कार्स विद इन 15 डेज। ये 15 डेज वहां से स्टार्ट हो गए जहां से 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे मैं लिखता हूं फेलिंग in it या there to the PL shall recognize the revenue। यानी मीन अगर 6 मंथ के बाद वो सेल नहीं होती और 15 दिन में वो रिटर्न नहीं करता, तो उस सूरत में वो रिकग्नाइज कर देगा रेवेन्यू। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के मुताबिक वो गुड्स वापस, कार वापस नहीं होगी, तो वो सेल कंसीडर होगी। अब आप डीलर से वो रकम लेंगे। ठीक है, इस तरह 5 स्टेप, अगर 5 स्टेप पे चलना है तो इस तरह लिखेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिखना है तो ऊपर जैसे मैंने लिखा उस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, रेवेन्यू उस दिन तक रिकग्नाइज नहीं हो सकता जब तक के आपका कंट्रोल जो है उस गुड्स का उस पार्टी को ट्रांसफर ना हो जाए, बायर को। ये पहली एग्जांपल थी छोटी सी। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल जरा देखिएगा, ये थोड़ी टफ है। टफ तो नहीं, खैर थोड़ी सी इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसमें 3 दिए हुए ए, बी और सी। तो पहले ए को देखते हैं। सचल लिमिटेड एसएल सेल्स स्टैंडर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज meant for small and medium-sized restaurant management. This software package is sold at a price of 1.5 million payable before delivery, with 30 days trial time and without any maintenance support after trial time। ठीक है, यानी 3 चीजें उसने कही है। उसने कहा एक तो 1.5 प्राइस हम चार्ज करेंगे, वो भी बिफोर डिलीवरी, यानी इसका मतलब एडवांस में पेमेंट आप रिसीव करेंगे। फिर आप उसको 30 डेज ट्रायल टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद विदाउट एनी मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस आफ्टर ट्रायल टाइम, और ट्रायल टाइम के बाद कोई सपोर्ट सर्विस आप नहीं दे रहे। लेकिन नीचे लिखता है एज पर प्रैक्टिस it takes around 6 months for the customer to use the package independent of any support from SL. SL has to provide on-site support services for at least 6 months to almost all customers free of cost। अब वो यहाँ ये बता रहा है कि जो पैकेज है वो एसएल की सपोर्ट के अलावा कोई भी कस्टमर 6 महीने से, यानी पहले 6 मंथ में उसको यूज नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब है कि जो भी उससे सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो मार्केट प्रैक्टिसेस ये बताते हैं कि एसएल को उसको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से वो कहता है प्रैक्टिकली जो है वो एसएल 6 महीने की फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है तमाम कस्टमर्स को। However, in case of customer request for support beyond 6 months, SL provides services under a formal paid service contract। ठीक है, यानी और अगर 6 मंथ से कोई ज्यादा लेना चाहता है सर्विस तो फिर 0.3 मिलियन पर एनएम के हिसाब से जो है वो आप चार्ज करेंगे, जो आगे लिखा हुआ है बी में। प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर द अबव स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज एट अ प्राइस ऑफ 0.3 मिलियन पर एनएम। अगर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी अगर कोई 6 मंथ से ज्यादा सर्विस लेने चाहता है तो तब हम उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस पर 0.3 मिलियन उसको चार्ज करेंगे। सी वो कहता है प्रोवाइड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर टू कस्टमर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आप बना लेते हो और उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसके अंदर चेंजेस करते हो, कस्टमाइज करते हो ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। पेमेंट इज मेड मंथली बाय द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबल आवर्स of developer of SL. First year maintenance service is provided free of cost. Subsequent maintenance services is provided at the rate of 10% of the total contract price. Thereafter, for next 3 years, maintenance service is provided at 5% of the contract price per annum। अब ये 3 चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो बी है वो ए से भी लिंक करता है और सी से भी लिंक करता है, क्योंकि जो प्राइस दी हुई है वो बी पे भी अप्लाई और ए पे भी अप्लाई होगी और सी पे भी अप्लाई होगी। तो सबसे पहले अगर ए की तरफ देखें तो ए जो है वो उसमें अगर मैं कहूँ आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, क्या हम लिखेंगे द एग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन एसएल एंड और स्मॉल साइज रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, या जो भी कंपनी लिख रहे हो रेस्टोरेंट, ठीक है, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन
एज फॉलोस, उसमें बेशक आप अलग से एक नीचे पैराग्राफ लिख दें या उसी में लिख दें कि द प्राइस विल बी एग्रीड एट 1.5 million which is made in advance. SL will provide 30 days trial time, and then provide 6 month free services to customers. ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपने एग्रीमेंट में ये चीज लिखनी है। उसके बाद नंबर 2 की तरफ आते हैं, और नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसके अंदर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? एनी स्टूडेंट, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नजर आ रहे हैं? जी बताइए। 3 है सर। 3 है, कौन कौन से? देखो इसके अंदर 3 नहीं 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो हमारा बेसिकली है कि डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर टू द कंपनी। हम उसको सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, डिलीवर करेंगे। सेकंड जो लिखा हुआ 30 डेज ट्रायल टाइम, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो वो है जिसके केस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, ये तो ट्रायल टाइम सिर्फ बता रहा है, 30 दिन का ट्रायल टाइम है विदाउट एनी मेंटेनेंस सपोर्ट आफ्टर ट्रायल टाइम। लेकिन नीचे हमने पढ़ा मार्केट प्रैक्टिसेस ये कहती है कि 6 मंथ की वो फ्री सर्विसेज देता है। सेकंड प्रोविजन, और ये फ्री जो है ना सिर्फ नाम की फ्री है, हमने अकाउंटिंग में फ्री नहीं लेना। तो इसमें आप 6 मंथ की जो सर्विसेज दे रहे हो उसको, वो हमारा सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, ऑन साइट सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आते हैं। अच्छा जी, अब आइएगा थर्ड पे, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1.5 million। अच्छा, अब नंबर 4 जो है यहां पर एलोकेशन करनी पड़ेगी। देखिए मेरे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, मैंने एक सॉफ्टवेयर सेल्स करना है। और सेकंड सपोर्ट सर्विसेज देनी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और इन दोनों चीजों का जो मैं उससे चार्ज कर रहा हूं वो 1.5 million है, ठीक है जी। हमने मुख्तलिफ अप्रोचेस पढ़ी थी, एक एडजस्टेड मार्केट अप्रोच पढ़ी थी। उसके लिए जरूरी है कि दोनों चीजों की मार्केट प्राइस होना जरूरी है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मार्केट प्राइस कहीं नहीं गिवन, लेकिन सिर्फ गिवन है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विस की, ये मार्केट प्राइस गिवन है। तो जब तक दोनों की मार्केट प्राइस नहीं होगी मैं इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर जो मेथड यूज होगा वो रेसिडुअल मेथड है, यानी जिसकी मार्केट प्राइस मैयर हो सकती है उसको आप लोगे, जो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर करोगे जिसकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अब मसलन अब यहाँ पर इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 0.3 मिलियन है, और ये 0.3 मिलियन पर एनम है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो अगर 6 मंथ की मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए सपोर्ट सर्विस का? 0.15 मिलियन पर एनम। अगर ये 0.515 पर मिलियन पर एनम है, सॉरी ये पर एनम तो टोटल है ना, ये आएगा 0.15 मिलियन, यानी ये 0.15 मिलियन सर्विस की हो गई। तो रेसिडुअल अप्रोच ये कहती है जो बाकी बचेगा वो सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करोगे, 1.5 मिलियन से 0.15 मिलियन लेस कर दोगे तो ये रुपीस 1.35 मिलियन आप सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करोगे। ये एलोकेशन होगी। एलोकेशन में आपने यही एक्सप्लेन करना होता है कि देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वन इज अ सॉफ्टवेयर सेल एंड अदर इज अ प्रोविजन ऑफ 6 मंथ सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे नॉर्मली कंपनी प्रोवाइड्स द सपोर्ट सर्विसेज एट 0.30 मिलियन पर एनम एंड देयर इज अ 6 मंथ सपोर्ट सर्विस, so the revenue relating to the support service will be 0.15 billion, and the remaining amount of 1.5 million minus 0.15 million will be treated as software sales, ठीक है। ये एलोकेशन हो गई। जब एलोकेशन हो गई अब आखिर में आपने सिर्फ ये बताना है when the revenue will be recognized।
अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा कि मैं सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? एनीवन? डेट कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताना है कि किस दिन रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू। सर जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा उनके लिए। अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, आप तो कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, इंटरनल तो सर नहीं। जब हम डिलीवर कर देंगे तब। जब हम कर देंगे, ठीक है, लेकिन 30 डे का ट्रायल टाइम का क्या फिर एप्लीकेशन होगी? देखो एक चीज याद रखनी है, चूंकि आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो, एडवांस पेमेंट इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो आप 1.5 जो भी आपकी अमाउंट है 1.35 बनी थी, वो रेवेन्यू आप उसी दिन रिकॉग्नाइज करोगे जिस दिन डिलीवर हुआ है। ये 30 डेज को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे यहाँ पर। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि कहीं ये रिफंडेबल का वो लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल टाइम है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन जो अमाउंट आप एडवांस लेते हो तो ये बड़ा क्लियर है कि तो जो मार्केट प्रैक्टिसेस है वो ये शो कर रही हैं कि आपकी गुड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है, वंस सोल्ड इट विल नॉट बी रिटर्न। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से we shall recognize the revenue of 1.35 million relating to the sales of software shall be recognized when it is delivered। ठीक है, तो 30 डेज ट्रायल टाइम को आप लिख दीजिएगा एक लाइन में कि इट हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, अब आइएगा सपोर्ट सर्विस का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा 0.15 मिलियन का? जी, over the period. over the period, exactly, yani the revenue of 0.5 million relating to support services shall be transferred on the basis of time. So as the time passes, elapses, the revenue will be recognized। मिसाल के तौर पे 4 महीने के बाद ईयर एंड हो जाता है, ठीक है, 4 मंथ के बाद ईयर एंड हो जाता है, तो 4 मंथ का मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा, और 2 मंथ का फिर अगले साल चला जाएगा। यानी मंथली बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करोगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गया। सेकंड जो आप बात करें, प्रोवाइड्स मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस फॉर द अबव स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज एट अ प्राइस ऑफ 0.3 मिलियन पर एनम। ये सिंपल आपने एक दो लाइनें इसमें लिखनी है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो है, और वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 6 मंथ तक फ्री है। और ये भी पढ़ चुके हैं अगर कोई पर्सन रिक्वेस्ट करता है, कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि 6 महीने से ज्यादा सर्विस दो, तो फिर आप फॉर्मल पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उसे चार्ज करोगे। वो प्राइस ऊपर वाली अमाउंट में शामिल नहीं है। तो ये जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी रिक्वेस्ट करेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। तो इसको सिंपली लिखेगा, इसको लिखने का तरीका सिंपल ये है, 2 लाइनों में लिखेगा। पहले तो लिंक करें पहले से कि द कंपनी प्रोवाइड्स, यानी कंपनी नेम है सचल लिमिटेड एसएल, provides maintenance and support services for the next 6 months। ठीक है, and this amount has already included in the above contract price। However, if the company, if the buyer intends to extend the services, then the revenue shall be recognized on the basis of time period at a rate of 0.3 million per annum। बस इतना सा लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस पर हो सकता है। लेकिन तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखिएगा, प्रोवाइड्स डिजाइन, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, प्रोवाइड्स डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर टू कस्टमर्स। ठीक है, हम डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर्स के लिए। पेमेंट इज मेड मंथली बाय कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबल आवर्स ऑफ डेवलपर ऑफ एसएल। यानी जितना एसएल का उस पे डेवलपमेंट आवर्स लगेंगे उसके मुताबिक हम उसको चार्ज करेंगे, अमाउंट नहीं दी हुई। फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले साल की जो सर्विस है वो फ्री है। Subsequent maintenance service is provided at a rate of 10% of the total contract price। यानी जो subsequent maintenance services है वो 10% of the contract price हम उसको चार्ज करेंगे। Thereafter for next 3 years maintenance service is provided at 5% of contract price per year। यानी इसका मतलब पहले साल तो आपने फ्री सर्विस दे दी, सेकेंड ईयर अगर वो सर्विस लेना चाहते हैं तो आप 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप उससे चार्ज करोगे। थर्ड ईयर और ऑनवर्ड अगर वो लेना चाहते हैं तो 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी। ठीक है,
तो अभी बेसिकली हमने यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। देखें अगेन इसके दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक कस्टमाइज करना सॉफ्टवेयर को, कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू फॉर द कस्टमर to deliver them, and number 2 is provision of maintenance services। ये वही दो चीजें आ रही हैं। अब प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन अब कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और एलोकेशन कैसे होगी उसको आपने एक्सप्लेन करना है। चूंकि आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल की सर्विस फ्री दे रहे हो, इट मीन जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनेगी वो आवरली बेसिस पे वो लिख दोगे कि इट इज अ वेरिएबल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the contract price shall be based on the odds, chargeable odds of developers of SL। ठीक है, यानी जितने वो प्राइस एग्री हो जाएगी पर और क्या रेट होगा, लेकिन जितने ऑर्स लगेंगे उतना आपको पे करना होगा। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बनेगी उसका जो 10% होगा वो आप एलोकेट करोगे मेंटेनेंस सर्विस को, और 90% जो होगा वो एलोकेट करोगे आप सेल्स ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब फर्दर ये बताना है कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। सेल का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। नंबर 2, ये जो आपका मेंटेनेंस सर्विस का आपका कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? ओवर द पीरियड, ऑन द टाइम बेसिस, क्योंकि 1 साल का है, जितना टाइम गुजरेगा उतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। हाँ, आप उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अलग से आप शो कर दोगे कि इफ द कंपनी इंटेंड्स टू enhance the agreement of relating to maintenance service, then in the second year 10% of the contract price shall be revenue, and subsequent years 5% of the contract price shall be recognized as revenue on the time basis as straight line method। ये बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है जैसे पहले लिखा। ठीक हो गया जी ये क्वेश्चन? अच्छा, ये एग्जांपल 3 दिस वन। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जो स्मार्टफोन वाला मैंने करवाया था आपको, ठीक है जी। लेकिन यहाँ वैल्यूज डिफरेंट है, ये करेंगे अभी हम। ये यहाँ से अब जो क्वेश्चन है ना कुछ कैलकुलेशन वाले हैं। इसमें ए पार्ट देखें, डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? ये डेफिनेशन है, प्रोमिसेस टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है उसको जो फुलफिल करने का जो प्रॉमिस है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लिस्ट एनी 6 एग्जांपल ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर IFRS 15। आपने 5-6 एग्जांपल देनी है प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज की। दिस इज वेरी इजी। 6 एग्जांपल बोलते जाइएगा आप लोग, जो कम होंगी मैं बोल दूंगा। बोलिए। आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है कि वी विल प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, अगर फर्दर कॉस्ट आप उससे ले रहे हो तो फिर तो आपको वो अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। ठीक है जी, और कोई चीज? डिस्काउंट फॉर नेक्स्ट परचेज। डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट परचेज, यस यू कैन से गुड्स और सर्विसेज जो है वो एग्री इस तरह हुई है कि हमने सेल किया और उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर हम उसको वो जैसे हमने पढ़ा था वाउचर दे रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तीसरा तो सिंपल है ना, गुड्स का तो बात करो, वो तो किसी ने भी नहीं बोला कि आई शेल, वो जो जैसे हमने पढ़ा था कि 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी, हम ट्रांसफर करेंगे डिलीवर करेंगे, तो प्रॉमिस गुड्स है। तो जो गुड्स एग्रीमेंट टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर ऑन स्पेसिफाइड डेट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें और कॉन्ट्रैक्ट की, तो और क्या ज़हन में आता है? शाबाश, रुक जाते हो। चले इसको ऐसे करें, इसको लिखिएगा होमवर्क के तौर पे, लेकिन जो सॉल्यूशन में एग्जांपल दिए हैं वो नहीं लिखनी। 3 एग्जांपल आपने इसके अलावा लिखनी है, और ये मुझे आज शाम तक व्हाट्सएप करने हैं आपने, मैं देखता हूँ अगर क्या लिखते हैं। ये 3 नहीं, ये यानी 3 तो मैंने बोल दी, चले वही ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड की एग्जांपल लेनी है आपने, जो कि नीचे जो सॉल्यूशन है उसमें ना दी हो। सेकंड आइएगा न्यूमेरिकल।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं 1 October 2017 Galaxy Telecommunication GT entered into a contract with the bank for supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year. The contract price per smartphone is 34,650 and the price is payable in full within 10 days from the date of contract. At the end of the contract, the phone will not be returned to GT. यानी उस फोन वापस नहीं करने हैं आपने. The entire amount received as per contract was credited by GT to advances from customers' account. And smartphone were delivered on 1 November 2017. यानी जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है वो सारी की सारी आपने एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर दी और ये डिलीवर किया आपने 1 November 2017 को. If sold separately, GT charges 18,000 for a smartphone and a monthly fee of 1,800 for unlimited use of mobile network. अब इसकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें जर्नल एंट्रीज मांगी हुई थी. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें जर्नल एंट्रीज मांगी हुई थी, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ. इसमें पहली एंट्री कब करोगे? जब कैश रिसीव होगा. ठीक है, कैश कब रिसीव हो रहा है? हम कोई डेट नहीं दी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट डेट ही लेते हैं, यानी 1 October 2010. 1 October 2010 को हमने एडवांस रिसीव किया 2017 को. और एडवांस कितना रिसीव किया हमने? हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 34,650 पर मोबाइल फोन, पर स्मार्टफोन. ठीक है, और 20 स्मार्टफोन आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उसने ये क्लियरली लिख दिया कि जितना कैश रिसीव हुआ है वो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट लिखेंगे. यानी इसने इसकी एंट्री पास की कैश या बैंक डेबिट और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट. अच्छा, इसकी जगह आप वर्ड रिप्लेस करो, बल्कि न्यू स्टैंडर्ड का ये पुराना क्वेश्चन है, उसने उसी तरह सॉल्यूशन दे दिया. इसको जो न्यू स्टैंडर्ड है IFRS 15 के मुताबिक हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, होता है एडवांस ही है, लेकिन इसके लिए हम अकाउंट जो यूज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है. ठीक है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टॉक डिलीवर नहीं किया. तो जितनी अमाउंट मिली है वो एडवांस में है. और ये कितनी बनेगी? 34,650 into 20 स्मार्टफोन, 693,000 आई थिंक. 346 का डबल कर दें तो 692 और 750 भी शायद आएगा. चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 693 आ गया. ठीक है, ये 693,000 की अमाउंट आ गई, ये डेबिट और क्रेडिट का, ये एंट्री पास हो गई. अच्छा, अब आपने डिलीवर कब किए? स्मार्टफोन कब डिलीवर किए? देखिए वो लिख रहा है कि स्मार्टफोन आपने डिलीवर किए 1 November 2017 को. तो 1 November जिस दिन आप इसको डिलीवर कर दोगे 1 November 2017 उस दिन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिलीवर जिस दिन से होगा उसी दिन से इंटरनेट शुरू होगा ना, उससे पहले तो हो नहीं सकता. तो इस डेट को मैं सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा. अब सेल रिकॉग्नाइज कितनी होगी? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट कर दूंगा इसको सेल्स ऑफ स्मार्टफोन. अच्छा, अब कितनी सेल्स रिकॉर्ड करनी है? इसके लिए वो एलोकेशन करनी होगी. एलोकेशन, अब एलोकेशन कैसे करेंगे? देखें हमारी दो जो सर्विसेज है दोनों की उसने प्राइस दी हुई है. स्मार्टफोन की प्राइस है 18,000 एक कस्टमर की, और प्लस आप मंथली फी दे रहे हो उससे 1800. अगर कोई कस्टमर आता है और वो इंडिपेंडेंटली आपसे इंटरनेट लेता है तो 1800 आप चार्ज करते हो पर मंथ, यानी 1800 into 12.
21,600. 21,600, तो ये टोटल आ गया जी 18,000। ये दोनों को पहले अलग मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये दोनों अमाउंट मुझे चाहिए। 21,600 इसका टोटल किया तो 39,600। अच्छा, अब स्मार्टफोन को कैसे एलोकेट करोगे? देखिए, टोटल रेवेन्यू है मेरा 693,000 मल्टीप्लाई बाय स्मार्टफोन का जो रेशियो है वो 18,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जैसे रेशियो निकालते हो 39,600, इसमें डिवाइड कर दो, ये सेल का रेवेन्यू आ जाएगा। which is ये पॉइंट 315। दोबारा रिपीट करें। 315,000. जी, इसमें हमने ये किया है कि दो सर्विसेज जो सेपरेट ले रहा है, अगर सेपरेट सर्विसेज दे रहा है तो स्मार्टफोन 18,000 चार्ज करता है और मंथली फी 1800 पर मंथ। पहले दोनों की कैलकुलेशन कर लो। अगर स्मार्टफोन सिर्फ मैं सेल करता हूँ, हमारी कंपनी जीटी जो है वो अगर सेल करती है तो 18,000 रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज देता है तो ये रेवेन्यू जनरेट होता है। ये रेशियो आ गई, इसको सम कर लो, और इस रेशियो पर, ये मार्केट रेशियो है, इस बेसिस पर आप इस जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, अब ये सेल की प्राइस आ गई। फिर इंटरनेट में कितनी अमाउंट शो करेंगे? 693,000 इंटू इसकी रेशियो है 21,600 डिवाइडेड बाय 39,600, ये अमाउंट आएगी जी 378,000। ये लीजिए, इन दोनों को सम करेंगे तो 693 ही आएगा। अब जितनी आपने सेल की है वो यहां लिख दो 315,000। अच्छा, जब साल खत्म होगा, साल हमारा काउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे ये नोट कर लीजिएगा, ये 31 दिसंबर है। ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, 31 दिसंबर। अब जैसे 31 दिसंबर आता है, आप 2 मंथ की सर्विसेज दे चुके हो। किसकी? इंटरनेट की। तो 2 मंथ का रेवेन्यू इंटरनेट का रिकॉग्नाइज होगा, और उसकी एंट्री क्या होगी? एट 31 दिसंबर 2017। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट सेल्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज क्रेडिट हो जाएगा। और ये सिर्फ 2 मंथ की सर्विस लेनी है। देखो, हमारा जो रेवेन्यू, इसकी जो रेवेन्यू निकला था 378 था, लेकिन ये पूरे साल का रेवेन्यू है। तो 2 महीने का रेवेन्यू कैसे बनेगा? 378,000 इंटू 2/12, 63,000. 63,000। तो 63,000 से ही आप ये भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे, और फिर अगला साल शुरू होगा, अगले साल जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओगे ओवर द पीरियड। ठीक है जी, ये छोटा सा क्वेश्चन था। थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा, जुपिटर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आया था पेपर में 5, ये भी 6 मार्क्स का था आई थिंक। Jupiter Limited enters into a 2 years contract on 1st January 2017। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 1st January 2017 को with a customer for maintenance of computer network। JL has offered the following payment options। अब हमने उसे 2 ऑप्शन दे दी। एक ऑप्शन तो ये दी है कि 200,000 सारी पेमेंट हमें एडवांस में कर दो, और दूसरी ऑप्शन दी है हमने कि पेमेंट ऑफ 110,000 करो एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, यानी इससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, 1 साल की सर्विस 1,10,000 की है, तो 2 साल की सर्विस 220 होनी चाहिए, लेकिन हम उसको 200,000 उससे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी पेमेंट हम एडवांस में ले रहे हैं, तो उसमें एक स्पेशल डिस्काउंट का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों ऑप्शंस में उसने कहा था कि जनरल एंट्रीज बताओ, कि अगर हम इमीडिएट पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या होगी, और अगर 110,000 पेमेंट जो ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं तो एंट्री क्या होगी। ठीक है जी, ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें मैं ले रहा हूं ऑप्शन 1। अच्छा, ऑप्शन 1 में आपको एडवांस में पेमेंट मिल रही है 1 जनवरी 2017 को। अगर 1 जनवरी 2017 को मैं सारी पेमेंट ले लेता हूं तो ये तो ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू तो नहीं है, क्योंकि सर्विसेज अभी मैंने आगे अभी तो दी नहीं है, 2 साल सर्विसेज देनी है। तो जितना भी आपने रिसीव किया उसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी पे ले जाओगे, यानी ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, यानी अगर मैं सर्विस नहीं दूंगा तो ये रकम मुझे वापस करनी पड़ेगी। ये रकम मैंने इसीलिए ली है, ये अमाउंट के मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इसको रिकॉर्ड करेंगे 200,000। अच्छा, अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा है, जब 1 साल से ज्यादा हो तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करना आपने। जैसे 31 दिसंबर आएगा, पूरा साल हो गया, इसका मतलब आपने 1 साल की सर्विस दे दी। जब सर्विस दे दी तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन उससे पहले आप अनवाउंडिंग करोगे, यानी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इग्नोर नहीं करना। और एप्लीकेबल टैक्स डिस्काउंट रेट है 6.596%। तो इसकी एंट्री ये बनती है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सर ये तो हमें वापस करनी होती है, तो सर इसे फिर रिकॉर्ड किस लिए करते हैं? नहीं, क्या मतलब क्यों रिकॉर्ड करते हैं? मीन्स ये सर मतलब अभी जिस तरह ये पैसे हमने एट अ टाइम ये से वापस भी करने हैं ना, जी जी, तो सर वापस इसे नहीं करने रिकॉर्ड हैं, करना। वापस तो नहीं करने, हमने सर्विस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सर्विस नहीं देंगे, जिस चीज के लिए पैसे लिए, अगर नहीं दे, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। ठीक नॉर्मल तो वापस नहीं करने। ठीक है सर। अच्छा जी, अब 1 साल मुकम्मल हो गया और ये जेन में रखिएगा 1 साल की सर्विस हम दे चुके हैं। अब मुझे इसको, ये जो ट्रीटमेंट हम करने लगे हैं, ये बेसिकली ये आप पढ़ोगे FR2 में डिटेल में, या IFRS 9 इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अनवाउंडिंग करना। अब इसका फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 200,000 की मेरी लाइबिलिटी है, इसका कितना डिस्काउंट रेट है? 6.596%। अब 200,000 का 6.596% लिया, ये 13,192 से मैं लाइबिलिटी इंक्रीज कर दूंगा। इसको कहते हैं अनवाउंडिंग करना। ये सिर्फ उस सूरत में करनी है जब 1 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, 1 साल से कम कॉन्ट्रैक्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा, फिर इसी डेट को, अब चूंकि 1 साल की सर्विस दे चुका हूं तो 1 साल का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और 1 साल का रेवेन्यू मेरा कितना है नॉर्मली, वो तो अभी मैंने बताया भी था 110,000। तो 110,000 से मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा जब, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल करता हूं तो मुझे 2 साल की अमाउंट वापस नहीं करनी, 1 साल की वापस करनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट हो गई। और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की वैल्यू 100,000 नहीं आएगी? नहीं 200,000 आएगी। कहाँ 100,000 बता रहे हो? सर बुक में ये लिखा हुआ है 110,000 लिखा हुआ है ना, जी जी, तो हम 110,000 लिखेंगे। बिल्कुल नॉर्मल तो यही है ना। आप देखो, पेमेंट ऑफ 1,000 एंड ऑफ ईच ईयर, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर हम सालाना सर्विस देते हैं तो 1,10,000 चार्ज करते हैं। वो तो हमने लेकिन सिर्फ 200,000 वो जी। तो स्पेशल अरेंजमेंट किया है ना कस्टमर के साथ, जब आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है, एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो आपने उसको अमाउंट छोड़ी है। ठीक है, लेकिन जो जनरली है वो तो 110 है, रेवेन्यू तो 110 ही देगा पूरे साल का। तो इसलिए रेवेन्यू आप 110 ही रिकॉर्ड करोगे, 100,000 रिकॉर्ड नहीं करोगे। जी ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आपने ये रिकॉर्ड किया, अब ये पहला साल मेरा खत्म हो चुका है, ये याद रखेगा। मैं अगर आपसे कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का बैलेंस निकालो, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का बैलेंस कितना है? 200,000 साल के शुरू में था, अनबाउंडिंग की, अनबाउंडिंग से 13,192 आया, ये प्लस हुआ, और फिर 100,000 10,000 आपने लाइबिलिटी इनकम को ट्रांसफर कर दी। अब ये 103,192 बैलेंस आ रहा है। अब अगले साल में आइएगा,
अब 31 दिसंबर 2018, अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन पूरे साल के एंड पे फिर फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, अनबाउंडिंग दोबारा करोगे इस साल की भी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, और इस साल की जो फाइनेंस कॉस्ट आएगी वो 103,192 पर निकलेगी, जो मैंने अभी बैलेंस निकाला है। हमेशा याद रखें कि ये जो अनबाउंडिंग होती है ये लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होती है। अब अगर 103,192 का मैं 0.6596 लूं तो ये 6807 आता है, ठीक है, ये बनता है 6807, लेकिन राउंडिंग करनी है तो मैं 1 रुपी ऐड करूंगा क्योंकि ये एंड पे 2 है ना, तो 2 और 7 9 बनता है, तो मैं एंट्री करूंगा 6808 से। अच्छा, अब देखिएगा जैसे ही मैंने 6808 से एंट्री पास की, और उसके फौरन बाद फिर मैं लाइबिलिटी वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, और रेवेन्यू इसका रिकॉग्नाइज होगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी उसी एंट्री की तरह जो पहले की है, लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्रेडिट और 110। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के बाद लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है, लेट्स स्टार्ट, यही जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हुआ, फिर इस साल की अनबाउंडिंग की वजह से 6,808 मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर रेवेन्यू को ट्रांसफर किया 110,000, अब देख सकते हो कि एंड पे ये जीरो हो चुका होगा, नील। इस प्रोसेस को आपने फॉलो तब करना है जब 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन 2 तो बहुत इजी है। ऑप्शन 2 में आप उसे कह रहे हो कि आप पेमेंट साल के एंड पे करो बेशक, लेकिन 1,10,000 रुपए फी होगी एंड ऑफ ईच ईयर, तो वो तो सिंपल है, जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी साल के एंड में 31 दिसंबर 2017 को और इवन 18 को भी यही एंट्री होगी, कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस क्रेडिट 110,000। तो इसलिए याद रखिएगा कंपनी जिस तरह मर्जी टर्म एंड कंडीशन दे, रेवेन्यू उसका चेंज नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू उतना ही आ रहा है, चाहे उसने 200,000 एडवांस में ले रहा है या 110 एंड ऑफ द ईयर ले रहा है, तो उसको उस प्रोसेस के थ्रू रूट करते हुए हम लेके जाते हैं, और 31 दिसंबर 2018 को भी सेम एंट्री होगी, सेम एज अबव, इसमें कोई अनबाउंडिंग नहीं होगी क्योंकि पेमेंट एडवांस में रिसीव नहीं हो रही, अनबाउंडिंग या डिस्काउंटिंग वहां होती है जब एडवांस पेमेंट आ जाए, ठीक है, या बिल्कुल एंड पे आए, सारा कुछ एंड पे हो, ये तो हर साल के एंड पे हो रहा है, इसका मतलब इस साल की इनकम जो है, इस साल की जो इनकम है वो इसी साल में आ रही है, तो फिर सिंपल कैश डेबिट करोगे और रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा। ये 4 एग्जांपल मैंने आज डिस्कस की, अब 5 से ऑनवर्ड ये कल हम डिस्कस करेंगे 5, 6, 7 और 8, ठीक है जी, ये 9 भी हैं, 10 तक है, 11 भी है, मैं कम गिन रहा था, चले एनी 11 तक है, तो जितनी है ये सारी करेंगे इंशाल्लाह क्लास में हम। तो आपने ये जितनी आज की है ना इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ठीक है, अब हम जब सब ये खत्म करने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसके लिए मैं जो प्लान है वो कल आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है, कि हमने पहले किस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है उसको रिवाइज करना है पहले, रिवाइज करने के बाद पास पेपर्स सिर्फ होने चाहिए, मैंने सिर्फ अब पास पेपर्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, पास पेपर, और इसमें भी ज्यादा आपने खुद काम करना है, मैंने सिर्फ गाइडलाइन। तो टॉपिक वाइज चलेंगे हम, एक एक टॉपिक लेते जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद उसको पास पेपर से हम यानी उसके पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज जिसको मैंने आपको टॉपिक कल बताऊंगा, मंडे को इंशाल्लाह मेरा ख्याल हम स्टार्ट ले लेंगे, तो मंडे को आपका पास पेपर जो भी टॉपिक होगा वो मैं कल बता दूंगा आपको सैटरडे, कल फ्राइडे को, ठीक है जी। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।